नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एबीओ की यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। ये पद बहुत समय से संभावना जताई जा रही है कि अब आएगी तब आएगी, अब आएगी तब आएगी। और इस पद में कैंडिडेट इतने कम हैं कि इसको सरकार के ऊपर दबाव बना के जल्दी आ जाए। जैसे शिक्षक, सहायक शिक्षक में पिछली बार हुआ कि 9 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, उसके वजह से, आंदोलन की वजह से शिक्षक, सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम जो था हुआ या फिर आगे उसका वैकेंसी आया। उस तरीके से इसमें कैंडिडेट की संख्या कम है एबीयू में, तो इस वजह से उस तरीके से दबाव बना करके भी सरकार के ऊपर जल्दी से पद को लाने के लिए प्रेशर नहीं डाला जा सकता। ये एक यथार्थ सत्य है। बहुत सारे बच्चों का ये मन में है डाउट कि लगभग 8 महीना तो हो ही गए कि एबीओ आएगा, ऐसा करके 8 महीना तो हो ही गया कि एबीओ का पोस्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक पोस्ट आया नहीं। तो इसी विषय पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो अगर देखिए पद खाली हैं तो आज नहीं कल ये पद भरे भी जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जिस पद के लिए हवा हो या फिर जिस पद के लिए बार बार डिमांड की जा रही हो, जैसे सहायक शिक्षक के लिए हो या एडीओ के लिए हो या हॉस्टल वार्डन के लिए हो, वो पद आवश्यक रूप से आ जाए और ये पद ना आए। यानी अभी तो आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऐसे पद आ रहे हैं जिनका कोई अता पता भी नहीं था, जैसे सहायक संचालक का पद हो या फिर और भी जगहों पे, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोई संभावना, कुछ जानकारी नहीं थी कि आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे पद भी आ रहे हैं। कुल मिला के जो पद खाली हैं वो आज नहीं कल तो भरे ही जाएंगे, चाहे वो एबीओ का हो, एडीओ का हो, हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का पद हो। तो एबीओ के लिए अगर मैं कहूँ कि एबीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको तैयारी अभी जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, आपको तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये एबीओ का जो पोस्ट है केवल एक, मतलब अभी तक मैंने जो देखा है, और भी पद होते हैं लेकिन जो आगामी पदों में से है, एबीओ का एक ऐसा पद है जो कि बहुत कहें कि रुतबादार पद कह सकते हैं, और एक ऐसा ऑफिसर का पद है जो कि वनडे एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा, यानी एक दिवसीय एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा, एक ही पेपर के थ्रू भरा जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू है। इसका सिलेबस इतना लेंदी है कि इसके सिलेबस को आप थोड़ा सा कहेंगे कि मैं बहुत कम समय में तैयार कर लूं तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं अभी सिलेबस पर भी बात करूंगा और इसके योग्यताओं पर भी बात करूंगा कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता के अंतर्गत आप देखेंगे कि बीएड प्लस पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अर्थात आप एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से ये चीज देख रहे हैं कि जो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके तैयारी करेंगे वो लोग लगभग सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है भी नहीं। जैसा कि मैंने महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत परिसीमित वालों को बताया था कि परिसीमित वाले ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, उनके साथ कई तरीके की समस्याएं होती हैं। परिसीमित कहने का मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और महिला पर्यवेक्षक बनना चाहती है उनको परिसीमित भर्ती के अंतर्गत भरा जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति एबीओ में भी है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पीजी और बीएड दोनों की, मतलब दोनों की डिग्री लोगों के पास होती है। सामान्य तौर पर जो भी कंपटीशन के फील्ड में होते हैं बच्चे, वो बच्चे कॉलेज पास आउट करके, यानी क्या बोलेंगे उसको, ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं। जब ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं तो फिर उनको मौका नहीं मिलता कि वो पीजी की डिग्री ले सकें। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे लोग कट जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कट जाते हैं जो ग्रेजुएशन है नॉर्मल, पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं। दूसरा, मान लेते हैं कुछ लोग प्रिपरेशन के दौर में आते भी हैं जो कि पीजी किए हुए हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वह सामान्य तौर पर बीएड की डिग्री धारक नहीं होते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पे ये कम ज्यादा हो करके मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रतियोगिता जो है, आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा कम तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक प्रतियोगिता आगे जाकर भी आपकी इसमें कम हो जाएगी कि जब इसका सिलेबस इतना लेंदी है, कोई अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला नहीं है,
कोई अच्छा क्लास उपलब्ध नहीं है, तो वहीं पे आप अंधे में काना राजा बनने की स्थिति में हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप उससे थोड़ा ज्यादा भी पढ़े हैं तो आप सिलेक्शन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, अभी भी एनालाइजर में जो क्लास चल रहा है उसमें भी बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीजी और बीएड धारक है ही नहीं, पीजी और बीएड धारक हैं लेकिन कम है, ये मेरा कहना है। अगर मैं इसके परीक्षा चरण की बात करूं तो 2 भाग में इसका परीक्षा होगा और इसके अंतर्गत एक इंटरव्यू का भी सेक्शन रखा गया। मुख्य रूप से अगर आप इंटरव्यू वाले एग्जाम में देखते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, जैसे पीएससी के अंतर्गत सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी इंटरव्यू वाला जो भाग होता है उसके पीछे लोगों को बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए। मुख्य रूप से ये इंटरव्यू में नंबर कम और ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इस पर किस्मत और उस दिन के माहौल, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। मुख्य मुद्दा है आपका ये लिखित परीक्षा। अगर आप इसमें अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आपकी स्थिति ये होगी कि इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर भी मिले तो आप सिलेक्शन की स्थिति में होंगे। लेकिन यहीं पे भी आप अगर नंबर कम होंगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको नंबर ठीक ठाक मिले, क्योंकि ये इसमें केवल और केवल आपका मेहनत शामिल है लिखित परीक्षा में, लेकिन साक्षात्कार वाले भाग में आपकी मेहनत से ज्यादा सामने वाले का मूड निर्भर करता है कि आपसे किस विषय पर बात करें और कहां पे आप गच्चा खा जाए। तो इसके पीछे तो आपको भागना नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए लिखित परीक्षा में ठीक ठाक नंबर आपके आ जाए। अगर लिखित परीक्षा में ठीक ठाक नंबर आ जा रहे हैं तो फिर इंटरव्यू में थोड़ा कम ज्यादा नंबर लेकर के भी आप ठीक हो सकते हैं। वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट जो कि अभी सहायक शिक्षक या शिक्षक के पद पर चयनित हुए या फिर पुराने हैं जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है, हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एसटी एससी ओबीसी को, ये जनरल के लिए। तो वो सारे बच्चे जो अभी सहायक शिक्षक या शिक्षक के पद पर चयन हुए यानी उनका बीएड हो चुका है। दूसरी बात, अगर वो पीजी किए हुए हैं तो दोनों ही प्रकार के बच्चे इस फॉर्म को जरूर इसके लिए जरूर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसका पद जो है ऑफिसर का पद है और वनडे एग्जाम है। और मैंने फिर कहा कि सिलेबस इतना लेंदी है कि आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी पढ़ के ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। तो क्लियर बात यह होगा कि आपको लिखित परीक्षा पर फोकस करना चाहिए, न कि इंटरव्यू के पीछे भागना चाहिए पहले से। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करें लिखित परीक्षा। तो सिलेबस अगर लेंदी है तो लिखित परीक्षा की तैयारी आपको शुरू से करनी चाहिए। लिखित परीक्षा मतलब वही 2 भाग में इसका पेपर होगा। एक तो भाग होगा जिसको सामान्य अध्ययन का पेपर बोला जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और साथ में रीजनिंग पूछा जाएगा। इस भाग में किसी भी प्रकार का इंग्लिश, किसी भी प्रकार का मैथ्स किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। अर्थात आप इस भाग को चाहे तो पुराने समय से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो इस भाग को ठीक ठाक तरीके से तैयार कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा जो सिलेक्शन का बात है वो सिलेक्शन का भाग ये वाला है, क्योंकि अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे वो इस भाग को जरूर पढ़े होंगे अगर उनके पास बीएड और मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री है तो। लेकिन ये वाला भाग भी अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तभी सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करूं तो यही भाग आपको सिलेक्शन दिलाएगा। किसी भी भाग को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो भाग है इसमें सामान्य तौर पर आप कितना भी पढ़ेंगे एक एवरेज नंबर लाने की स्थिति में रहेंगे, एक औसत नंबर लाने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन सेकेंड पेपर का जो भाग है इसको अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ें तो औसत से अधिक अंक लाने की स्थिति में आप रहेंगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप सेकेंड पेपर को जरूर फोकस करें। यह पेपर बिल्कुल नया है इस वजह से भी। चलिए हम इन दोनों भागों को देखते हैं। कुल मिला के अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 150 दूना 300 और 3 3 600 अंक का पूरा पेपर होगा। क्लियर होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें थोड़ा डिटेल। और मैं सेकेंड पेपर के लिए थोड़ा सा जो चीजें टफ है उसको भी थोड़ा सा डील कर दूंगा ताकि आपको और भी आसान हो जाए।
सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देखें तो भारतीय सामान्य अध्ययन जो सामान्य तौर पर सब करंट अफेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे भारत का इतिहास हो, भारत का भूगोल हो, भारत का संविधान हो, लोक प्रशासन हो, अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। इसका दूसरा भाग बात करें अगर तो ये है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ये भी वही सामान्य अध्ययन हो जो सामान्य तौर पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। और तीसरा भाग है जो कि रीजनिंग का है, जिसमें जो कि छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसमें भी ये भी बड़ा टॉपिक। कुल मिला के अगर पेपर 1 में 3 भाग हैं तो 3 भाग की अगर बात करें तो हर भाग से 50-50 अंक के प्रश्न पूछे, मतलब 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 3 बराबर 150 प्रश्न। और अगर मैं बात किया जाए कि एक भाग से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तो 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 गुणे 3 300 अंक। तो इस तरीके से एक एक भाग जो है 50-50 प्रश्न कैरी करता है, यानी 100 अंक कैरी करता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ जीएस हो, चाहे वो भारत का सामान्य ज्ञान हो, चाहे रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग। क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट पेपर में भी थोड़ा सा जोर देने की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में आप छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन को ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके साथ आप ये जो रीजनिंग वाला भाग है इसको भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। रीजनिंग वाले भाग में ऐसा है कि अगर आप ठीक ठाक करते हैं तो 50 के 50 प्रश्न सही करने की स्थिति में हो सकते हैं। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ का जो जीएस है, इसका जो क्या बोलते हैं स्कोप जो है, स्कोप कह सकते हैं, सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है। तो उसी लिमिटेड सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 50 प्रश्न पूछा जाता है तो आप ठीक ठाक बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो भी आप इसमें 42 से ज्यादा 43-45 के आसपास पहुंच सकते हैं, 48 तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जीएस को और रीजनिंग वाले भाग को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि यहां से नंबर एकदम फिक्स नंबर है। पहला बात कि ये बिल्कुल मैथ जैसा है रीजनिंग, तो फैक्ट टू कट प्रश्न है, आंसर हो गए, तो उसमें कोई गलती सही वाली बात नहीं है। जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, तो उसी लिमिटेड सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। आप कितना भी पढ़ें तो आपको वहीं से घुमा फिरा के प्रश्न मिलेगा। तो आपको जब पता है कि उसी किताब से या फिर उतने ही पढ़े हुए से प्रश्न आना है तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्लियर है। तो ये 2 भाग मैंने बताया। अब बात करें प्रश्न पत्र 2 की, तो प्रश्न पत्र 2 बिल्कुल नया है। इसको जब हम लोग इसका क्लास शुरू किए तो क्लास शुरू करने के दौरान हमको इसका क्लास शुरू करने का मन नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एबीओ का क्लास शुरू करिए, तो उसके बिहाफ पर हमने इसका क्लास शुरू किया। तो इसका जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का एक एक सिलेबस, एक एक पॉइंट बहुत लेंदी है, बहुत आसानी से कंटेंट इसका मिल नहीं रहा। फिर भी एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश एनालाइजर के द्वारा की जा रही है। तो सेकेंड पेपर के एक एक बिंदु को पढ़ाने की कोशिश है, और आप भी अगर पढ़ेंगे तो एक एक बिंदु को ही पढ़ते जाइएगा, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं। जैसे शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य पढ़ा, उसके बाद लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, ऐसे करके एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं बाहर से आने नहीं आएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। क्लियर है। तो पूरा सिलेबस आपका कवर करना बहुत जरूरी। ये भाग जो है सेकेंड पेपर थोड़ा टफ है क्योंकि इसका कंटेंट नहीं मिलता आसानी से। हालांकि आप अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कोई पतली सी किताब जो मार्केट में आएगी उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन होगा नहीं। आपको इस पर मेहनत करना होगा, कंटेंट ढूंढना होगा, उसके बाद ही आप पढ़ेंगे तो पेपर ठीक होगा। क्लियर है। इसका फर्स्ट यूनिट शिक्षा का आधार, सेकेंड यूनिट शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारा कंटेंट है। ऐसा नहीं कि बस इतना लिख दिया तो इतना ही में काम चल जाएगा। फिर थर्ड यूनिट विद्यालय संगठन एवं सुधार, और इस पूरे सेकेंड यूनिट का मैं कहूँ कि सबसे कठिन भाग है फोर्थ यूनिट, क्योंकि 1, 2, 3 तीसरे यूनिट तक और 5वें यूनिट का 5 यूनिट है टोटल। 5 यूनिट का सिलेबस तो मतलब कहीं से कंटेंट मिल ही जा रहा है, लेकिन तीसरे यूनिट का बहुत कठिन है। तो इसको थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा, थोड़ा सा क्या मैं कहूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा।
क्योंकि इसको कंटेंट डेवलपर जो है उसको भी बनाने में पसीने छूट गए। हालांकि ये यूनिट अब कंप्लीट हो चुका है बन करके, क्लासेस मिलना भी शुरू हो चुका है एनालाइजर ऐप में, तो अब तो हमारे लिए तो ठीक हो गया है, लेकिन आप अगर शुरुआत करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से चौथे यूनिट तक की बात की, पांचवें यूनिट जो है शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसको पूरा पढ़ना है। कुल मिला के यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो 150 प्रश्न है वो 5 यूनिट में डिवाइड है, यानी एक यूनिट से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी एक यूनिट से मैं बात करूं तो 60 प्रश्न, 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से लगभग मैं कह रहा हूं किसी यूनिट से कम, किसी यूनिट से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो एक एक यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर किसी को लग रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है तो समय बहुत ज्यादा है, वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, तो फिर आपके पास समय नहीं होगा। ये यूनिट, ये वाला भाग जो है सेकेंड पेपर को आपको तैयार करने में पूरा पसीना छूट जाएगा। वैसे फर्स्ट पेपर भी कठिन है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन ये सेकेंड पेपर है, क्योंकि इसमें सिलेबस नहीं, सॉरी कंटेंट बिल्कुल उपलब्ध नहीं है मार्केट में, और मिलेगी तो वही पतली पतली किताबें जिसके लिए आप, जिसको आप पढ़ के पास तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उतना कम कंटेंट, उतना कम छोटा किताब में सिलेबस पूरा कवर कर पाना मुश्किल काम है। क्लियर है? तो ये तो रहा पूरा का पूरा कंटेंट, सिलेबस। अब मैं बात करूं कि हमारे यहाँ जो एबीओ के लिए क्लासेस चल रही है उस विषय में भी बात कर लेता हूं, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा है तो लोगों की मजबूरी होगी कि वो क्लास ज्वाइन करें, तो उस विषय में भी बात कर लेता हूं। हमारे यहाँ जो क्लास चलती है एबीओ की, उसके अंतर्गत जो चल रही है, उसके अंतर्गत 2 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। पहला बात तो यह है कि जो क्लास, जो थ्योरी वाला भाग है, उस थ्योरी वाले भाग को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। थ्योरी वाले के भाग के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, या 2013 के एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उस तरीके से प्रश्न को भी आपके सामने उपस्थित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये पता चल सके कि जो मैं पढ़ रहा हूं या जो मैं पढ़ रही हूं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी शामिल होंगे, और साथ में साथ ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जो संभावित हैं और संभावित जो पूछे जाते हैं। और संभावित प्रश्न केवल संभावित प्रश्न, मजाक वाला संभावित प्रश्न नहीं है। संभावित प्रश्न जो दिया गया था महिला पर्यवेक्षक में एग्जाम में अभी, उसमें से 20 प्रश्न जो इसमें था, क्या बोलते हैं, खुली भर्ती के अंतर्गत 20 में से 20 के 20 प्रश्न जो है एनालाइजर से पूछे गए, मतलब पढ़ाए हुए से आए, कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आया जो योजना वाला भाग था। साथ में इस 20 में से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो संभावित प्रश्न को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो संभावित प्रश्न बहुत अनुभवी कंटेंट डेवलपर के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको मजाक में नहीं लेना है। संभावित प्रश्न मतलब आपके आने वाले एग्जाम के पेपर में छपा हुआ प्रश्न, आप उसको मान सकते हैं। क्लियर होगा? इस विषय पर मैंने बात कर ली, क्लास के विषय में, क्लास कैसे चलती। अब चलिए क्लास के फीस के विषय में बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए क्लासेस उपलब्ध है। पेपर फर्स्ट के लिए जो फीस है 1499 रुपए, और पेपर सेकेंड के लिए जो फीस है वो 4499 रुपए। सामान्य तौर पर एनालाइजर में फीस कम रहता है, लेकिन एबीओ में फीस ज्यादा रखने की वजह मैं पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके डाउट को क्लियर कर लेता हूं। एबीओ में स्टूडेंट की संख्या क्या है? कम है। तो हमारे खर्चे को चलाने के लिए एनालाइजर का जो भी रिकॉर्डिंग का खर्चा, या बहुत सारे जो टीचर को देने का है, कंटेंट डेवलपर, ये सारी चीजों खर्चों को चलाने के लिए फीस थोड़ा हमने ज्यादा रखा है। फीस भी अन्य जगहों से 7000 8000 से हमने कम रखने की कोशिश की, नहीं तो पेपर सेकेंड का ही 7 से 8000 रुपए फीस कहीं कहीं पे है, 10 से 12000 रुपए भी फीस है। क्लियर है? तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों पेपर आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी है। अगर आपने बीएड किया हुआ है और मास्टर डिग्री भी आपके पास है, पीजी की डिग्री है, तो जरूर इसको ज्वाइन कर, मतलब ज्वाइन क्या, तैयारी शुरू करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जरूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आपका कंपटीशन थोड़ा कम होगा, तो आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। क्लियर होगा? एक खास बात यह है कि पूरे कोर्स की कि इसकी वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक होगी। यानी आपने कोर्स ज्वाइन किया तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको ये कोर्स
उपलब्ध होता रहेगा, मतलब वैलिडिटी आप एग्जाम तक देख सकेंगे। क्लियर होगा? हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को कवर करेंगे और क्वेश्चन भी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो मैंने बताया थ्योरी के साथ वो भी कवर होगा। कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9406411014 पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, उसमें लिखें एबीओ वीडियो क्लास, तो आपको इधर से पेमेंट डिटेल मिलेगा, आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एक बात और कि इस जो फीस बताया मैं पेपर फर्स्ट के लिए 1499 रुपये और पेपर सेकेंड के लिए 4499 रुपये, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्काउंट का कोई ऑफर नहीं है। फीस हमने ऑलरेडी अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो कम ही रखा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का और डिस्काउंट नहीं है, तो आप डिस्काउंट के लिए कृपया करके न कहें क्योंकि डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को, अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को धीरे धीरे जारी रखिए, क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट आप करके रखिए, उसके रिवीजन के लिए आप अपना समय बचा के रखिए। जो 1.5-2 महीना मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद, उसमें केवल आप रिवीजन या टेस्ट देंगे, ये सोच करके समझ करके आप चलें। बस यही जानकारी थी, तो आप लोग हताश निराश न हो, ये पोस्ट निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, लेकिन कब आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हालांकि अभी भी बहुत सारे पोस्ट निकल रहे हैं, तो अभी में भी निकल जाए या फिर चुनाव के बाद ये पोस्ट आएगा ही आएगा 2024 में। हाँ, 2024 में। क्लियर है? तो लेकिन तैयारी आपको करनी होगी, तभी इसमें सिलेक्शन होगा। पोस्ट के आने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एबीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एबीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको एक अच्छा क्लास, अच्छा नोट्स उपलब्ध हो सके। नमस्कार, जय हिंद।